हाय हेलो अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपके CSIR नेट गेट IIT जैम जेई एडवांस और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके अंदर आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है स्पेशली न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसका हम एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और इस वन शॉट रिवीजन से आप खुद को पाएंगे कि हाँ, अपकमिंग 30 से 35 मिनट या 40 मिनट के अंदर हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन कर लिया। आपकी सहूलियत के लिए आप इसकी प्लेबैक स्पीड 1.25x कर लीजिए, ठीक है? तो जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इंश्योर कीजिए कि आपने 1.25x अपनी टाइम स्पीड कर ली है। नाउ हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, व्हाट एक्चुअली इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम ओनली दोज थिंग्स विच वी हैव फॉरगेट, ठीक है, सिर्फ वही फॉर्मूलाज और वही कंसेप्ट्स को हम रिवाइज करेंगे जो कि हम बार बार भूल जाते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, व्हाट एक्चुअली इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री और कुछ नहीं, केमिस्ट्री का एक वो पोर्शन है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और न्यूक्लियस की क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, या फिर ऑल द थिंग्स अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं भी, एक कोई भी एटम होता है, ये कोई भी एटम है आपका, एटम एटम के अंदर आपके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। कोई भी एटम अपनी नेचुरल स्टेट के अंदर न्यूट्रल कंडीशन के अंदर मिलता है। किस कंडीशन के अंदर मिलता है? न्यूट्रल कंडीशन के अंदर मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस आपका एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और न्यूट्रॉन्स आपकी न्यूट्रल स्पीसीज है, जबकि प्रोटॉन्स आपकी +1 चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियस किस चीज से मिलकर बना होता है? आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स से मिलकर आपका न्यूक्लियस बना होता है। एक सेकंड में अपना पॉइंटर थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। हाँ, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा भी, एटम है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस, जो कि बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड आपके रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस मिलकर किससे बना होता है? आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। कंबाइनली क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक था। अभी हम जो कोर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके चार इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है किसी भी एटम को लेके। सबसे पहली टर्म है, आप वाकिफ होंगे इन चीजों से, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोडाइफर्स। आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है कि वे पर्टिकुलर स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको आइसोटोप्स बोल देते हैं। सेम मास नंबर वालों को आइसोबार्स बोल देते हैं यहाँ पर हम सभी, और सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स को आइसोटोन्स बोल देते हैं। आइसोडायफर्स क्वाइट आपके लिए नया नाम होगा। इसमें क्या होता है कि भी सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस में प्रोटॉन्स, ठीक है। अब एक एक करके इनको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपने काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि हाइड्रोजन का आपने सुना होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 1 1, यहाँ पर एटॉमिक मास 1 2 और 3, ठीक है। इन सब का आप नोट कर रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर आपका सेम है, यानी कि ये तीनों आइसोटोप्स है, ठीक है। जिसका मास नंबर 2 होता है स्पेशली हम ड्यूटेरियम बोल देते हैं, मास नंबर 3 वाले को हम ट्रीटियम बोल देते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम आइसोटोप्स के केस में देखें तो क्लोरीन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। क्लोरीन वाले के अंदर एक आइसोटोप का मास नंबर 35 होता है, दूसरे का 37 होता है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स, हाइड्रोजन वाला और क्लोरीन वाला, याद रखना ये एग्जांपल्स किसके होते हैं? आइसोटोप्स के अंदर, जिसके अंदर आपका
एटॉमिक नंबर सेम देखने को मिलता है, जिस जैसे कि आप देखते हैं भी क्लोरीन के अंदर 17 इसका एटॉमिक नंबर है। सेकंड टर्म आती है आपकी आइसोबार्स। आइसोबार्स के केस में क्या होता है कि सेम मास नंबर होता है। इसका एग्जांपल हम देखें, आपके पास कार्बन है और नाइट्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, कार्बन के केस में एक आपका आइसोटोप मिलता है, कार्बन 14 का ही मिलता है आपको, और 17 का नाइट्रोजन का 14 होगा। आप इन देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर तो आपका डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास, इनका मास नंबर होता है वो सेम है। तो यानी कि ये दोनों आपस में किस रिलेशन के अंदर है। एग्जाम के अंदर कोई भी स्पीसीज आ सकती है, ये नहीं कि आपका कार्बन और नाइट्रोजन ही मिलेगा। बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी भी स्पीसीज, एक या दो स्पीसीज, कंपेरेटिव फैक्टर है ये। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है आपका, एटॉमिक नंबर सॉरी डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, तो हम उसको बोलेंगे आइसोबार्स। और एटॉमिक नंबर सेम वाले को हमने क्या बोला था, आइसोटोप्स। दो चीजें हो गई याद। अब तीसरी चीज हम देखते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हम किसको बोलते हैं कि वे दो स्पीसीज जिनका नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आपके सेम होते हैं। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि आपका कार्बन है, दूसरा आपके पास नाइट्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर अगेन 14 कार्बन वाला लेके चलते हैं और इसमें मास नंबर नाइट्रोजन का 15 लेके चलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स क्या बोल देते हैं आप, मास नंबर के हमने हमने देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या था, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स थे। और ये आप बड़ी बेसिक सी चीज आप जानते होंगे कि प्रोटॉन्स क्या होता है। प्रोटॉन्स आपके इक्वल होते हैं नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के। अब ये 6 प्रोटॉन है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 14 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। और यहाँ 15 में से 7 को माइनस करोगे तो 8 आएगा। यानी कि ये जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर है क्या, ये न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये दोनों आपकी स्पीसीज मिली और पूछे इनके अंदर क्या रिलेशन है। आपको ऑप्शन में चारों ऑप्शन दे दिए, सपोज करो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स। ठीक है, आप एक एक करके देखोगे कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं है, एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं है, यानी कि आइसोटॉप्स तो ये नहीं है। एटॉमिक मास भी सेम नहीं है, तो आइसोबार्स भी नहीं है। अब आप देखो भाई, इसके मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करके देखो क्या इनका नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन सेम है। हाँ, हमने पाया कि इनमें नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन सेम है तो क्या होगा, ये दोनों स्पीसीज आपस में आइसोटोन्स हैं। ठीक है, अब फोर्थ आपकी स्पीसीज आइसोडायफर्स, जो कि क्वाइट आपने अभी नया नाम सुना होगा इसका। ठीक है, वे दो स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं, आपका यूरोनियम है और आपका थोरियम है। ठीक है, यूरोनियम का आपका एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास हम ले इसका होता है 238। और थोरियम के केस में एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक मास है 234। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स निकालो आप। 238 में से आप 92 को माइनस करोगे, हम यहीं से माइनस करते हैं, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आएंगे, कितने आएंगे भाई, 1.46 आएंगे। और इसके केस में नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, माइनस करेंगे तो 144। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या थी, आइसोडायफर्स हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स है। ये हमने क्या निकाले हैं, न्यूट्रॉन्स निकाले हैं। क्या निकाले हैं, न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स करते हैं। ठीक है, यूरेनियम के केस में आपके प्रोटॉन्स कितने हैं, 92 है। अब 92 को माइनस करेंगे और इस केस में कितने 90 है, तो इसमें 90 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम पाएंगे कि दोनों का आंसर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स इन दोनों स्पीसीज के केस में आपका सेम है। यानी कि ये दोनों स्पीसीज आपस में किस पर्टिकुलर नाम से रिलेशन रखती हैं, आइसोडायफर्स। होपफुली आपको चारों टर्म समझ में आ गई होगी, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। ठीक है, सीएसआर नेट के अंदर भी काफी बार सिली सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का कभी हम इग्नोर नहीं करेंगे, बस अपने क्विक रिवीजन के फॉर्म में इसको अपने साथ रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स यानी कि अल्फा है, बीटा है, गामा पार्टिकल है, बीटा पॉजिटिव है। ठीक है, इन सभी पार्टिकल्स को आप
सॉरी, इन सभी पार्टिकल्स को हम सभी क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बोलेंगे। अब एक एक करके हम इन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में। ठीक है, अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं होता, आपने हीलियम एटम का नाम सुना होगा, हीलियम स्पीसीज है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, एटॉमिक मास नंबर 4 है। ठीक है, वो स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास नंबर 4 है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के केस में क्या होता है कि ये जो 4 है, मास नंबर किस में देखते हैं हम, एक्स्ट्रा चीज याद कर लेते हैं साथ साथ में, एएमयू में बोलते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट आपकी बच्चा 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻ का 27 किलोग्राम के बराबर होती है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हम कोरिलेट करके याद करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और कुछ नहीं होता, आपका सिंपल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, -1 चार्ज की स्पीशीज को हम बीटा पार्टिकल बोल देते हैं, और बीटा के साथ एक होता है आपका बीटा पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चे पॉजिट्रॉन, यानी कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज जिसके अंदर +1 का आपका चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तीसरा आता है बच्चा आपका गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल के केस में आपका स्पीशीज के ऊपर ना तो कोई एटॉमिक नंबर होता, ना एटॉमिक मास होता। ठीक है, अब इन चीजों का आपका पढ़ने का मोटो क्या है एग्जाम के अंदर, भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी, कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज एक्स है, उसका वो डिसइंटीग्रेट करेगी, उसने बी बना दिया, और साथ में क्या इसका एटॉमिक नंबर मान के चलते हैं 10 है, एटॉमिक नंबर 2 है, सपोज मान के चलते हैं भाई, ऐसे कोई एग्जांपल नहीं है पर्टिकुलर, और हमने बोला कि इसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। ठीक है, तो जो बी स्पीशीज है, इसका एटॉमिक नंबर और मास बताओ आप। ठीक है, अब अपने बेसिक कंसेप्ट से हम सीख के आए थे कि भी अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल वो स्पीशीज है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि यहाँ से इसको आप 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि 2 इसका एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर 4 है, यानी कि एक्स में से ये स्पीशीज को माइनस करना है। एटॉमिक नंबर 4 में से 2 गया, कितना बच गया, 2 बचेगा। मास नंबर 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद ये बनेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे एक टर्म आती है, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है आपका सीएसआईआर के अंदर भी, बहुत पहले आता था ये क्वेश्चन, तो जैम के अंदर आपका पूछ सकते हैं भाई, आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर हम किसे बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजिंग पावर क्या है कि भाई आपका ये पर्टिकुलर कोई भी एटम है, और यहाँ से हमने अपने बम्बार्डमेंट करते हैं। बम्बार्डमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी चीज हम इस पे फेंक के मारते हैं, बम्बार्डमेंट हम कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल का कर सकते हैं, बीटा का और गामा का। ठीक है, आयनाइजिंग पावर का क्या मतलब है कि कोई भी पार्टिकल इसके ऊपर आया और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इजेक्ट कर दिया बाहर। ठीक है, इस पर्टिकुलर एटम और स्पीशीज में से, इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, और अल्फा बीटा और गामा यही आपका क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे, तो इनकी क्या देखेंगे, आयनाइजिंग पावर देखेंगे। ठीक है, आयनाइजिंग पावर का ऑर्डर देखें तो आपका अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर आपकी बीटा की, देन गामा की। ठीक है, और पेनिट्रेशन पावर, नेक्स्ट हम आती है पेनिट्रेशन पावर, कि कितना पेनिट्रेट करेगा कोई भी, ये स्पीसीज है जिसकी ये मोटाई हम लेके चलते हैं, ये मोटाई है, इसको 3D में बना के देखते हैं एक बार, ये। ठीक है, यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल आ सकता है, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। ठीक है, अब ये इसके अंदर कितना थिक पेनिट्रेट कर सकते हैं, कितने अंदर तक ये जा सकते हैं, उसको हम पेनिट्रेशन पावर बोल देते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जैसा कि आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 है, तो ये हैवी होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, तो ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, करेगा लेकिन कम करेगा, इसलिए पेनिट्रेशन का ऑर्डर क्या आएगा, गामा पार्टिकल, देन बीटा पार्टिकल, देन अल्फा पार्टिकल। ठीक है,
इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर आपको 2 से 3 चीजें बताई है मैंने, आप होपफुली याद भी होंगी, याद भी कर चुके होंगे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना 1.67 इंटू 10⁻⁻77 किलोग्राम। ठीक है, आयनाइजिंग पावर का मैंने ऑर्डर बताया आपको, व्हाट इज आयनाइजिंग पावर ये मैंने आपको बताया है, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है एंड ऑर्डर क्या है, ये सब मैंने बता चुका। एक नोट वाली चीज हम देखते हैं, जैसे हमने अभी क्या बोल रहे हैं बार बार में, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बोल रहे हैं, किसको, अल्फा बीटा गामा पॉजिट्रॉन, इन तीनों चारों चीजों को। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है भी, जो गामा पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल्स नहीं होते। गामा पार्टिकल्स एक्चुअल में वेव नेचर के होते हैं। ऐसे पार्टिकल तो आपका ऐसे कैसे किसी भी तरीके से आपका मूव कर सकता है, लेकिन जो वेव होती है ना, वेव वो इस तरीके से फॉर्म करती है लब डब बना के। ठीक है, तो यानी कि गामा पार्टिकल आपका वेव नेचर में होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये हम बेसिक में आपको बता चुका है कि कोई भी एटम है आपका, ये वाला आपका एटम है, इसके अंदर आपका ये न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपका जेई का एग्जाम हो और बोर्ड्स के एग्जाम में तो यहाँ से थ्योरेटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो सबसे इसमें 4 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर आपका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एन बाई पी रेशियो लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी है, बी ई से हम डिनोट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को पी एफ वाला आ गया, और चौथा हो जाता है आपका मैजिक नंबर। वन बाय वन करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन बाई प्रोटॉन रेशियो, हाउ नाइट्रोजन सॉरी हाउ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का नंबर इफेक्ट करेगा आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के ऊपर। सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि भाई एन बाई पी रेशियो से हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख के मान के चलो कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको बड़े फॉर्म में लिख लिया हमने, इसके अंदर हमने देखा प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन है, इसको मैं छोटे से लिखता हूँ यार, बार बार कंफ्यूजन होता है कि न्यूट्रॉन है वो क्या, न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर ना कोई अट्रैक्शन होता, ना कोई अट्रैक्शन वाली होता, ना कोई रिपल्शन होता। लेकिन आपका क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, एक पॉजिटिव स्पीसीज, इनके इसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। एन बाई पी रेशियो का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। ठीक है, जिसके अंदर एन बाई पी रेशियो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम देखते हैं भी जिन स्पीसीज का अलग अलग केस आते हैं, जिन स्पीसीज का पहला केस लेके चलते हैं, एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 20 है। ठीक है, उनके केस में एन बाई पी रेशियो आपका ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा या 1 से कम है तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज आपकी स्टेबल नहीं हो सकती, वो आपकी रेडियो एक्टिव होगी, या फिर 1 या 2 मिनट के लिए उसका लाइफ स्पान काफी कम होता है। ठीक है, बी कंडीशन क्या आई कि जिनका एटॉमिक नंबर, जिन स्पीसीज का एटॉमिक नंबर 20 से 40 के बीच में है, उनके केस में एन बाई पी रेशियो 1.1 से लेके 1.3 के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे हैं तो उस पर्टिकुलर रेंज के एटॉमिक नंबर वाले स्पीसीज आपकी स्टेबल नहीं होगी। सी तीसरे में क्या आका आपका हैवी न्यूक्लियाई आ जाता है, जिसके केस में हैवी न्यूक्लियाई के केस में जिनका एटॉमिक नंबर 40 से ज्यादा है, उस केस में एन बाई पी रेशियो आपका 1.3 से लेके 1.5 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ऊपर नीचे तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज आपकी स्टेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं लेड का, लेड का एटॉमिक मास कितना है, 208 होता है। ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स देखने हैं कितने हैं, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इसमें 82 होते हैं बच्चे, और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इसमें 126 होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं भी न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो इस केस में 1.54 आता है। ठीक है, लगभग लगभग ये स्टेबल है, 1.5 बोला था, लगभग लगभग स्टेबल है ये स्पीसीज। ठीक है, जिनका इस रेंज से बाहर इधर उधर जाता है तो वो सारे अनस्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पहला क्राइटेरिया। अब इसी केस में एक और चीज देखते हैं। ठीक है, इसी केस में आपका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट एक ग्राफ होता है,
एटकिंस की बुक में आपको मिल रखा होगा बिल्कुल आराम से। यहाँ पर नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स है, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, ये आपकी स्टेबिलिटी बेल्ट दे रखी है, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ अलग अलग एटम्स आपको गिवन है। ठीक है, जो पर्टिकुलर स्पीसीज इस रेंज के अंदर लाई करती है, इस रेंज के अंदर, ये पर्टिकुलर रेंज है, तो वो स्टेबल कहलाएंगी। ठीक है, जो इसके ऊपर है, इधर है, यहाँ यानी कि ए स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है। ठीक है, ए और बी स्पीसीज क्वाइटली अनस्टेबल है क्योंकि ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर लाई नहीं करती। ठीक है, ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा आपको समझना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, समझना क्या है। दूसरा कंसेप्ट आता है आपका बाइंडिंग एनर्जी का। सेकंड कंसेप्ट हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या देखते हैं बच्चे? बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में किससे डिनोट किया था? बीई से। बाइंडिंग नाम से ही आप क्लियर हो रहा है कि बाइंडिंग क्या मतलब है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था क्या होता है भाई साहब, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को वो पर्टिकुलर बॉन्ड जो इन दोनों को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है, उन दोनों को एक साथ जोड़े रखता है। ठीक है, जो एक साथ इन दोनों को जोड़े रखता है, उन फोर्सेस को न्यूक्लियर फोर्सेस बोल देते हैं। ठीक है, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमने कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इसके अंदर डाली और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पे, बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट कैसे करोगे? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला है, एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आता है, याद हर किसी को रहता है, लेकिन यूनिट्स के अंदर गड़बड़ करते हैं बच्चा हम लोग। यूनिट्स में क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं इस केस में। ठीक है, अब डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम को बच्चा हम बोल देते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोल देते हैं? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट से क्या मतलब है? ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन गया, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब रिएक्टेंट का मास सपोज करे m1 है, इसका मास m2 है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर बदला है तो कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द रिएक्ट प्रोडक्ट, सॉरी, मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, इनका जो डिफरेंस आता है उसको डेल्टा एम बोल देते हैं, जो कि हम डिनोट करते हैं किससे? मास डिफेक्ट से। यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इतना मास का लॉस हो गया, इतना डिफेक्ट आया है। ठीक है, और सी आप बड़े आराम से जानते हो कि सी क्या आता है? सी आता है स्पीड ऑफ लाइट। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम करते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकंड करना है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ये तो पता है ना, अभी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एग्जाम्स के अंदर गड़बड़ सिर्फ यही होती है कि फॉर्मूला आपको पता होता है, लेकिन एग्जामिनर आपका यूनिट्स के साथ खेलता है। सेंटीमीटर के अंदर हम लिखेंगे 3 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं। ठीक है, जब हम सारी वैल्यूज को रख लेते हैं, काफी बार लेंदी हो जाता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसको याद करने की। शॉर्ट ट्रिक तो क्या, एक शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, मेनली आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही निकलवाता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी आपको शॉर्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पूछेगा एनर्जी। ठीक है, तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला से आप आंसर निकालोगे, और डेल्टा एम को यहाँ पे बच्चा एएमयू के अंदर लिखना है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ आई है? जब मैंने आपकी एएमयू को किसके इक्वल रख दिया था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यूज रखने के बाद मेरा 931 आया है, कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, बस मैंने क्या किया, 2-3 स्टेप खा के आगे लिख दिया ताकि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब आगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, आपको रिएक्टेंट का मास गिवन है, प्रोडक्ट का मास गिवन है, आप डायरेक्ट एएमयू के अंदर लिखोगे इसको, किलोग्राम के अंदर चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो मैं इस फॉर्मूले में कर चुका।
अगर यहाँ आप करोगे तो आपको किलोग्राम के अंदर लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ से हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी के केस में एक और टर्म आती है, ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन। ठीक है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी सपोज करो हमने निकाल दी भाई 40। ठीक है, और न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, यानी कि मास नंबर है, उसको ए से डिनोट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो मास नंबर हमने इसके नीचे लिख दिया, तो इस पर जो आपका रिजल्ट आया उसको बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, और स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है आपको कंपैरिजन में देगा, क्योंकि ये का पूछ नहीं सकता स्टेबल है या नहीं है, कंपैरिजन में देखा इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, और यहां से एक और चीज देखो, नई चीज एटकिंस के अंदर पढ़ी थी मैंने। एटकिंस में ये लिखा हुआ है कि इतना तो आपको पता है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता किताब के अंदर, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मास डिफेक्ट के ऊपर आपकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है या नहीं करती, एक बार तो आप सोचोगे कि नहीं मास डिफेक्ट के ऊपर तो कैसे करती है, हमने तो सर ने तो ये बताया था एन बाई पी रेशियो पे करती है, बाइंडिंग एनर्जी पे करती है, मास डिफेक्ट का तो हमने नहीं पढ़ा। अरे इस फॉर्मूला के अंदर ही छिपा हुआ है भाई। देखो ये फॉर्मूला स्टेबिलिटी मैंने क्या लिखवाई है, न्यूक्लियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल है, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है, यानी कि जिसका मास डिफेक्ट ज्यादा होगा जिस रिएक्शन के अंदर, उसमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। आगे समझ, बस यही करना है। आपकी दो चीजें क्लियर हो गई होपफुली। एक हमने किया अभी अभी एक कपल ऑफ मिनट्स पहले कि आपका एन बाई पी रेशो किया है, और हमने किया है बाइंडिंग एनर्जी का, और तीसरा हम करेंगे, तीसरे वाला क्या लिखा हुआ था, पैकिंग फ्रैक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जिसके ऊपर आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जिसके ऊपर डिपेंड करती है, थर्ड टर्म आएगी एटकिंस के अंदर स्पेशल, जो एटकिंस की किताब है। ठीक है, एटकिंस की किताब, किताब के अंदर स्पेशली मेंशन है, आपके पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है काफी बार न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन हम किसको बोल देते हैं भाई, हाउ कि किस तरीके से आपके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्लस में प्रोटॉन्स पैक्ड हैं। ठीक है, और पैकिंग फ्रैक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जो आपका एक्चुअल आइसोटोपिक मास, एक्चुअल आइसोटोपिक मास माइनस आपका एटॉमिक मास, यानी कि जो मास नंबर हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं, डिवाइड बाय आपका मास नंबर आएगा, और मल्टीप्लाई 100 आएगा। ठीक है, जिस और इसकी जो स्टेबिलिटी होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पैकिंग फ्रैक्शन के। ठीक है, एटकिंस की किताब में स्पेशल मेंशन है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना। एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे आपका ये वाला एग्जांपल है, इसका मास कितना दे रखा है, 40 मास है। ठीक है, और इसका आइसोटोपिक मास या तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, होपफुली गिवन ही होगा, याद किसी को नहीं रहता। इसका आइसोटोपिक मास होता है भाई 39.96238। मैंने काफी बार प्रैक्टिस कर रखी है तो याद रहता है। और ठीक है, अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के बोले, ये पूछे कि भाई ये वाला स्टेबल है या अनस्टेबल है, आपको दो गिवन होंगे, एक नहीं गिवन होगा। क्वेश्चन के अंदर ये भी आ सकता है भाई इस पर्टिकुलर स्पीसीज का पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, या आपके पास दो स्पीसीज गिवन है, ए स्पीसीज है बी स्पीसीज गिवन है। ठीक है, दोनों के आपको मास नंबर गिवन है और आइसोटोपिक मास गिवन है। ठीक है, हम पैकिंग फ्रैक्शन से उसका क्या निकाल सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके पैकिंग फ्रैक्शन के। ठीक है, अब इसके लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, आइसोटोपिक मास कितना है 39.96238, और मास नंबर इसका 40 होता है, हम डिवाइड करेंगे 40 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो हमें इसका पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा भाई -9.40। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के अंदर आ सकता है।
फोर्थ जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है वो थे आपका नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर मैजिक नंबर। ठीक है, इसमें भी आपको एक नई चीज बताऊंगा मैं आज। ठीक है, मेनली आप सभी ने मैजिक नंबर को याद कर रखा होगा, 2 8 20 28 50 82 126 ऐसा कुछ करके। ठीक है, उसको एक एटकिंस की किताब में अलग ही लिख रखा है भाई। ठीक है, कॉमन तो है लेकिन बाइफरकेट कर रखा है। अगर नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स किसी भी स्पीसीज के अंदर आपके 2 8 20 58 82 114 है, तो वो आपकी स्पीसीज स्टेबल होगी। और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स का हम देखते हैं, नंबर यहां तक तो आपका सेम है, 82 तक तो सेम है, और आगे आएगा आपका 126, 126 हो गया, 184 है, और 196 है। ठीक है, अब इसको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, ट्रिक तो। ठीक है, याद ही रखना है। इससे लास्ट टाइम यानी दिसंबर 2025, 2024 वाले दिसंबर वाले नेट वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि भाई मैजिक नंबर इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा भाई। देख, 2 8 20 28 50 82 114। ठीक है, याद ही करना है मैजिक नंबर। और ये मैं एटकिंस की किताब से बता रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ कि मैं एटकिंस की किताब से लेके आऊँ ये 2 3 चीजें नहीं। ठीक है, हर बार एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ नया पैटर्न आता है। ठीक है, आपको एक स्टेप अप सोचना पड़ता है, वो आप सोचोगे कहाँ? किताब के अंदर। ठीक है, एक स्टेप अप लिखा होता है किताब के अंदर। ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे हम देखते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती है? कि इनकी इफेक्ट ऑफ द वेरियस रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स ऑन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, सपोज करके चलते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक यूरेनियम का एग्जांपल लेके चलता हूँ। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 92 था, मास नंबर 238 था। ठीक है, हम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है, आगे ये रिएक्शन हुई है, आपका क्या मिल गया? एक थोरियम मिल गया प्लस हीलियम का एटम मिल गया। ठीक है, थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 90 है, और मास नंबर कितना है? 234 है। ठीक है, और हीलियम का तो आपको पता है, ये 2 और 4 है। ये आपकी कोई भी रिएक्शन है। ठीक है, आगे हम ये लेके चलते हैं कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं आएगी, एग्जाम के अंदर ये आएगा, ये आपका ये एलिमेंट है। एक सेकेंड, ठीक है, एग्जाम में क्या आएगा कि डायरेक्ट ये रिएक्शन ही आएगी। सपोज करो एग्जाम के अंदर अभी जो रिसेंट अभी दिसंबर 2025 के अंदर CSIR दिसंबर 2025 के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया था। हल्के मत लेना भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। ठीक है, क्वेश्चन इधर से ही आएगा, बेसिक से। ठीक है, इस वन शॉट वीडियो से आपको, लेक्चर से सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था भी, कोई भी आपकी ए स्पीसीज, ए स्पीसीज हम मान लेते हैं भाई यही है, यूरेनियम वाला केस है। ठीक है, ए स्पीसीज, जिसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन था, एटॉमिक मास नंबर गिवन है। ठीक है, इस एग्जाम के उसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट थे कि हमने अल्फा पार्टिकल का क्या किया है? बम्बार्डमेंट किया है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर हमने डाला है, और कोई 20 स्पीसीज बनी है, और साथ में एक प्रोटॉन निकल गया। ठीक है, 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया था पार्ट बी के अंदर, और पूछा गया था कि जो ये 20 स्पीसीज निकली है, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताओ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सोचने की बात थी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई अल्फा पार्टिकल का क्या नेचर होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हम स्पेशली किसको बोलते हैं? हीलियम को बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। ठीक है, अब बम्बार्डमेंट करवाया है, बम्बार्डमेंट यानी प्लस का निशान है, इसको ऐड करवाना है। तो ऐड करवाने के बाद देखो 92 के अंदर एटॉमिक नंबर 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई? 94 आएगा। और मास नंबर के अंदर 4 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 242। ठीक है, लेकिन इसने साथ में क्या मेंशन किया? भी एक प्रोटॉन बाहर निकला, प्रोटॉन में क्या आता है? एक आपका चार्ज बाहर निकलेगा। एक बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा? प्रोटॉन का मास नंबर 1 होता है, क्या निकलेगा? यानी कि जो 20 स्पीशीज है, आपका आंसर है वो आएगा 94 एटॉमिक नंबर है, और 241 इसका मास नंबर है। ये आपका आंसर था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने पैटर्न बताया भी, ऐसा सा क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया था।
ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये स्पीसीज आपकी कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई एग्जाम के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आता, बस आपको कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ नहीं करनी। ये देखना है आपको कि यही पार्टिकल आपका ये वाला 92, इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे दिया कि हम इसमें क्या करेंगे, दो तो अल्फा डीके करना है, अल्फा डीके और एक बीटा डीके। ठीक है, दो अल्फा पार्टिकल निकालने हैं और एक बीटा पार्टिकल निकालना है, तो जो स्पीसीज बनेगी उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताओ एक्स स्पीसीज का। ठीक है, अब ये देखो, अब अल्फा पार्टिकल हमने क्या देखा था, हीलियम था, एटॉमिक नंबर 2 था, मास नंबर 4 था, लेकिन ये 2 है तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या आएगा कि भाई जो ये स्पीसीज इसमें एटॉमिक नंबर 4 होगा और मास नंबर 8 होगा, यानी कि ये बाहर निकला है तो इसमें से माइनस करेंगे एक बार अपन। माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, हम सॉरी हम इसको माइनस करेंगे, आएगा 92 में से 4 गया कितने बच गए, 88, और 238 में से 8 गया 230 बच गया। अब आगे लिखा, अब इसमें से एक बीटा पार्टिकल और निकला है, बीटा पार्टिकल निकला यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम क्या करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर के अंदर एक ऐड करते हैं। ठीक है, यूरेनियम 89 और 230, सॉरी ये यूरेनियम नहीं बचा, कोई भी स्पीसीज है, बी स्पीसीज मान ली, और ये बन गया आपका एक्स जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो आपका आंसर ये आएगा, ऑप्शन के अंदर आपको ये गिवन मिलेगा कहीं ना कहीं, सॉरी ये वाला। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है काफी बार क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक 40 मिनट का लेक्चर दे सकता हूँ कि अगर आपको एक कहानी के साथ जोड़ देते हैं ना, हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन हम किसे बोलते हैं, फ्यूज को अभी, हाँ इस एग्जांपल से हम कंसेप्ट देखते हैं, जैसे कि आपका मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है ना, वो आपका आयरन का होता है। ठीक है, जिसका मास नंबर 57 है, यानी कि वे स्पीसीज मास नंबर 57 से कम है, यानी कि वे स्पीसीज जिसका मास नंबर 57 से कम है, ये ए स्पीसीज मान ली, जिसका मास नंबर 57 से ज्यादा है या प्लस निशान ये कम वाला, ठीक है, उनको बी स्पीसीज बोल दी। ठीक है, और ये आपने देखा है कि कोई भी स्पीसीज हो स्टेबल होने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी कि 57 तक आने की कोशिश करेगी, 57 तक, जिनका मास नंबर 57 से 1 है वो आपस में कंबाइन करेंगी। ठीक है, कंबाइन करके 57 तक आने की कोशिश करेगी, यानी कि कंबाइन करेंगी तो क्या होंगी, फ्यूज होंगी ना, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज होंगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोल देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, और जिनका मास नंबर 57 से ज्यादा, सपोज 100 है, 57 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टूटना पड़ेगा, तो बी में से कोई स्पीसी टूटी है। ठीक है, एक स्पीसी का 57 बन गया, एक आपके बाहर निकल गया, माना वाई आपका बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फीजन। फीजन का मतलब होता है टूटना, इसको बोल देते हैं न्यूक्लियर फीजन। ठीक है, अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन आपका कहाँ होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन आपका सन के एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। कहाँ होता है, सन के एटमॉस्फेयर के अंदर। न्यूक्लियर फ्यूजन सन के एटमॉस्फेयर में क्यों होता है, अगला सवाल ये आएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन एक काफी एक्सट्रीमली एनर्जेटिक रिक्वायरमेंट रिएक्शन है, इसको काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लगभग 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपके सन के पास ही है। ठीक है, तो सन के एटमॉस्फेयर में रिएक्शन ये वाली होती है, आपका आपने देखा होगा पक्का, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाला का इसमें अब ड्यूटेरियम और ट्रीटियम आइसोटोप्स थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम था, मिलकर क्या बनाएंगे, आपका हीलियम बनाएंगे। क्योंकि आपने सुना कि सन के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस, वो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, अब साथ में एक क्या निकल गया, आपका न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है, और काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या है, आपका बड़ा पार्टिकल है, एग्जांपल लेके चलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का, यूरेनियम आपका एटॉमिक नंबर 92 235, ये आइसोटोप्स है यूरेनियम के, पहले 238 वाला करवाया था मैंने। ठीक है, हम इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करवाने के बाद ये दो चीजों के अंदर आपका ब्रेक हो, एक बैरियम के अंदर, ये दूसरा हो गया भाई आपका क्रिप्टन के अंदर।
ठीक है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन के पार्टिकल बाहर निकल गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन के पार्टिकल आगे डिफरेंट 3 यूरेनियम के एटम पर अटैक करेंगे। इसी को तो चेन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर चेन रिएक्शन होती है, इसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं। भी हमने यूज किया था 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे आ गए 3, तो इसी को चेन रिएक्शन बोलेंगे ना। अब बैरियम का एटॉमिक नंबर याद करो, ठीक है, 56 है, और मास नंबर 141 हो गया, और यहाँ पे 36 और 92 का केस हो गया। ठीक है, कितना था, 36 और 92। अब हम देखें ये हिरोशिमा नागासाकी के केस में न्यूक्लियर फ्यूजन था या फ्यूजन था? हिरोशिमा के केस में आपका क्या था, न्यूक्लियर फ्यूजन था। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के आपके एटम बम आते हैं, चेन रिएक्शन होती है, चेन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहां पर मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब कहाँ होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब किस रिएक्शन से बनता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर में भी आ जाए थ्योरेटिकल आपका, उसमें स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है एटम बम और ये वाला चीजें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन आता है आपका रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, है ना। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, यानी कि ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये ब्रेक करेगा, ये थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर में थोड़ा सा थोड़ा रहेगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा कम रहेगा, और कुछ आपका रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहली टर्म इसके अंदर जो मेंशन है, क्या लिखा हो कि इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को हम रिलेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। ठीक है, जो कि हमने काइनेटिक उसके अंदर पढ़ा है। इनका इंटीग्रेटेड रेट लो के अंदर हम क्या लिखते हैं भाई, ln ऑफ ए नोट अपॉन में ए टी इज इक्वल टू के टी। ये फर्स्ट लॉ के अंदर हमने देखा है। ठीक है, ln को हटाएंगे तो क्या आएगा, 2.303 log ऑफ ए नोट अपॉन में ए टी इज इक्वल टू के वन इंटू में टी। ठीक है, एक और चीज याद करने की ये है कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम के को रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा से, और लैम्डा को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, टी टाइम हो गया, और ए नोट को रिप्लेस कर देते हैं आप एन नोट से, और ए टी को रिप्लेस कर देते हैं आप एन से। एन नोट क्या है, वो इनिशियल फेज के अंदर आपके न्यूक्लियस की कितनी अमाउंट आपने ली थी इनिशियल के अंदर, ये आफ्टर टाइम टी, ये टी टाइम के बाद की सिचुएशन है। ठीक है, ये हमने देखा था। अब अगली टर्म आई थी टी हाफ, यानी कि वो टाइम पीरियड, टी हाफ, वो टाइम जिसके अंदर आपका एन नोट बाई टू रह जाता है, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर एन नोट विल बिकम टू एन नोट बाई टू, आधा रह गया, उसको टी हाफ बोलते हैं, यानी कि आधा टाइम। तो टी हाफ का फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद करोगे, काइनेटिक्स में करके आए थे, इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, 0.694 में के, और के को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था लैम्डा से। ठीक है, तो इसलिए टी हाफ का फॉर्मूला आपका रेडियो एक्टिविटी के अंदर होगा 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, डायरेक्ट याद करो, क्वेश्चन इसमें काफी बार आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम लेफ्ट फ्रैक्शन हम किसको बोल देते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, काफी बार गिवन होगा कि सपोज करते हैं आपको गिवन है भाई 5 हाफ लाइफ गिवन है। ठीक है, 5 हाफ लाइफ के बाद एन नोट कितना बचेगा, हमारे पास एन नोट कितना होगा। ठीक है, टी टाइम के बाद एन नोट को हम एन टी बोल देते हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एन टी इज इक्वल टू एन नोट अपॉन टू की पावर एन। ठीक है, एन नोट अपॉन टू की पावर एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, रिवीजन सेशन चल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स। अब कुछ भी लेफ्ट फ्रैक्शन कितना है,
फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि भाई इनिशियल में कितना था और अब कितना रह गया, ठीक है। ये तो इतना अपना एंटी तो रह गया, अब फ्रैक्शन पूछे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना कि लेफ्ट फ्रैक्शन, इसको बोल देते हैं अपन लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट यानी कि कितना बच गया इतने टाइम के बाद। और देखते हैं लेफ्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हम कंपैरिजन फैक्टर आता है इनिशियल से, लेफ्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 ये वाला भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे इसमें। आगे हम इसमें याद करेंगे इसकी यूनिट्स। एक आपकी यूनिट होती है क्यूरी, ठीक है। क्यूरी के किसके बराबर होता है भाई साहब, 3.7 इंटू 10⁻⁻ का 10 डीपीएस, ठीक है। और डीपीएस का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। लेकिन हम इसकी ऐसा यूनिट होती है बैक्यूरल। एक बैक्यूरल किसके बराबर होता है भाई, एक आपके डीपीएस के बराबर होता है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक और 2-3 यूनिट्स है जैसे कि, और एक डीपीएस आपका किसके बराबर, रदरफोर्ड भी एक किसकी यूनिट है, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ रदरफोर्ड के इक्वल होता है, ठीक है। और एक डीपीएस और क्यूरी का छोड़ो, बस ये तो इतना ही है, ठीक है। ये 3 यूनिट्स आप याद कर लेना। आगे हमारा क्वेश्चन आया था भाई कार्बन डेटिंग का। काफी बार क्वेश्चन आता है आपका गेट के अंदर, नेट के अंदर, आईआईटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ ही जाता है बार बार में। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, रिवीजन फॉर्म में नहीं लेते। कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग स्पेशली हम क्या पता चला लगाते हैं भी, कोई भी जीवाश्म है, ईंधन, ठीक है, हिंदी में जीवाश्म बोलते थे, कोई भी आपकी सोर्सेज है जिसका, किस चीज का पता चलता है, एज का, ठीक है। ये आपका कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, एक आपने आज देखा है, और एक ये हजारों साल पहले, मान के चलते हैं 5,000 साल पहले, ठीक है। तो 5,000 साल पहले, 5,000 ईयर अगो, ठीक है। और ये एक आज का टाइम है, ये आज का टाइम है, ठीक है। हम इसमें क्या देखेंगे, जो कि आपका रेडियो एक्टिव होता है ना। कार्बन के आइसोटोप्स काफी होते हैं, जैसे 12, 13, 14 वाला, ठीक है। कार्बन 12 होता है आपका, कार्बन 13 वाला केस होता है, ठीक है। और एक होता है कार्बन 14 वाला केस, ठीक है। आपका ये जो कार्बन 14 आप रेडियो एक्टिव होता है, ये वाला केस, ये वाला आइसोटोप आपका रेडियो एक्टिव होता है। तो हम देखते हैं कि भाई 5,000 साल पहले इसमें कार्बन की अमाउंट कितनी थी, कार्बन 14 की, ठीक है, और आज कितनी है। तो उससे हम इसकी एज का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम में हमें ये मिला है, ठीक है। और इसमें मान के चलते हैं भाई 14 कार्बन की आपके पास कितनी थी, अमाउंट 5 आ गई, ठीक है। और 5,000 साल पहले कितनी थी ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। आपका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हमने देखा था कि के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ 14 CO डिवाइड बाई सी टी, ठीक है। ये वाला CO वाला हम ये करते हैं, ये आपके फ्रेश के अंदर है, जो कि आज हमने देखा फ्रेश के अंदर 14 C की अमाउंट, और ये था आपका ओल्ड वाला, ठीक है। उसमें कितनी अमाउंट थी, 14 C की। और टी हाफ के टी को लैम्डा था इधर, ठीक है। तो टी हाफ का हमने देखा था फॉर्मूला वही आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था, के को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया था किससे, लैम्डा से, 0.693 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन, ठीक है, याद करोगे, आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट लेके प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी, सिर्फ रिवीजन सेशन है ये वाला, ठीक है। अब आगे आपका आ जाता है भाई, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है डिसइंटीग्रेशन सीरीज। सीएसआई नेट के अंदर काफी बार आ जाता है। आपकी 4 सीरीज है, थोरियम सीरीज है, नेपच्यूनियम सीरीज है, यूरेनियम सीरीज है, एक्टिनियम सीरीज है, ठीक है। डिनोट करते हैं आप 4n सीरीज बोल देते हैं, 4n+1, 4n+2 और 4n+3 बोल देते हैं, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है, अजीब है, बट आपको याद तो करनी पड़ेगी, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है, नीचे ऊपर आएगा, टेस्ट नीचे ऊपर आएगा, और आएगा को हम इंग्लिश में लिखेंगे, सॉरी हिंदी में लिख दिया, आएगा। ठीक है, पहला पहला लिख लो। ठीक है, पहले से हम बोल देते हैं, आपका टी से आ गया आपका थोरियम, ठीक है, थोरियम सीरीज। एन से आ गया नेपचूनियम सीरीज, और यू से आ गया यूरेनियम सीरीज, और ए से आ गया आपका एक्टिनियम सीरीज। ठीक है, हो गया ना याद? एक एक पहले पहला वर्ड देख लो। टी से आपका थोरियम सीरीज, एन से नेपचूनियम सीरीज, यू से आपका यूरेनियम सीरीज, और ए से फिर से आपका हो जाएगा एक्टिनियम सीरीज। ठीक है, और ये 4n क्यों लिखा हो? 4n सपोज करो आपको कोई एग्जांपल गिवन है, बिस्मथ गिवन है। ठीक है, बिस्मथ का मास नंबर 209 होता है। ठीक है, अब आपसे ये पर्टिकुलर स्पीसीज है जो बिस्मथ है, वो किस सीरीज के अंदर लाई करेगा? थोरियम है, नेपचूनियम है, कौन सी सीरीज के अंदर लाई करेगा? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 209 209 इसका मास नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं इसमें रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, इसमें रिमाइंडर आप डिवाइड करके देखोगे, रिमाइंडर इसमें 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 4n प्लस 1 वाली कंडीशन के अंदर लाई करता है आपका बिस्मथ। ठीक है, यानी कि बिस्मथ किस सीरीज के अंदर एक्ट करेगा? यानी कि बिस्मथ आपका नेपच्यूनियम सीरीज का पार्ट है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और यूरेनियम सीरीज को मैंने स्पेशली हाईलाइट इसलिए किया है कि इसका आपका डिसइंटीग्रेशन डीके काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और आ भी सकता है, क्योंकि रिपीट आपका बहुत बार होती है चीजें। ठीक है, यूरेनियम सीरीज के अंदर आपके टोटल कितने स्टेप होते हैं, याद करो, पढ़ा होगा, रिवीजन सेशन है। टोटल स्टेप कितने होते हैं इसके अंदर भाई? टोटल स्टेप होते हैं इसके अंदर 14। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल कितने एमिट होते हैं? अल्फा पार्टिकल का एमिशन कितना होता है? 8 अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, और बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं आपके 6। ठीक है, इसको भी याद करने की एक सिंपल छोटी सी ट्रिक बना रखी है। ट्रिक तो क्या है, बस याद ही करता था मैं तो अपने टाइम में, कि यहां से लिखना शुरुआत करो आप, अल्फा बीटा बीटा। ठीक है, अब पीछे से लिखना स्टार्ट करो, अल्फा बीटा बीटा। अब इसको रिपीट करो पीछे से ही, अल्फा बीटा बीटा। ठीक है, अब बाकी बचे हुए में लिख दो आप अल्फा, अल्फा 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 अल्फा। गिन के देखो, 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और एक और डाल दो इसमें, फिर हो गए 14। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कितने? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बीटा पार्टिकल कितने हैं? 6 है। 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब पूछ भी सकते हैं भाई, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, पहले पे अल्फा निकला, फिर बीटा, फिर गामा। पूछ सकते हैं पांचवें पे क्या आया, छठे पे क्या आया। बस ये ट्रिक बताइए, पहले अल्फा बीटा बीटा लिखो। ठीक है, पीछे से फिर अल्फा बीटा बीटा, अल्फा बीटा बीटा, बचे हुए में आप अल्फा अल्फा लिख दो। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है। और एक और सीरीज है कि जो ये एक्टिनियम सीरीज है ना, ये भी आपका यूरेनियम से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक्टिनियम सीरीज आपकी यूरेनियम से स्टार्ट होती है, एक्सेप्शन है, लेकिन यूरेनियम कौन सा है? ये 235 वाला यूरेनियम है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी। और जो एक्चुअल यूरेनियम सीरीज है, वो आपकी 238 वाली से स्टार्ट होगी, यूरेनियम 238। ठीक है, याद कर लेना, ये काफी मतलब छाट के लिखी है मैंने चीजें सारी की सारी, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट काफी। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम के अंदर काफी बार पूछ देता है, इसको याद करना बहुत अच्छे से। अब अपना लास्ट टॉपिक आएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रिवीजन का, वो है क्यू वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्यू वैल्यू हम किसको बोल देते हैं? सबसे पहले हम देखें क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू वो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ, आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड एनर्जी होती है ना, एसोसिएटेड एनर्जी, ठीक है, एसोसिएटेड एनर्जी, उसको हम क्यू वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल से आप फॉर्मूला याद कर लो कि क्यू वैल्यू का फॉर्मूला, क्यू वैल्यू आप कैसे निकालोगे। ठीक है, क्यू वैल्यू आप निकालोगे डेल्टा एम इंटू 931 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था, यही आपकी क्यू वैल्यू होती है। ठीक है, अब डेल्टा एम क्या? मास डिफेक्ट है। डेल्टा एम को हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि टोटल
mass of reactant, total mass of the reactant minus total mass of the product, total mass of product। ठीक है, डेल्टा एम लिख देते हैं। और डेल्टा एम को अगेन किस में लिखेंगे हम, ए एम यू के अंदर लिखेंगे। किस में लिखेंगे, ए एम यू के अंदर। और एक ए एम यू किसके बराबर है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, अगर क्यू वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ सकती है, दो चीज आ सकती है क्यू वैल्यू के अंदर, एक आपका क्यू वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है, और दूसरा आपका क्यू वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, क्यू वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। इन जनरल हम क्या देखते हैं कि अगर आपकी एनर्जी आपको देनी पड़ती है तो पॉजिटिव में लिखते हैं, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सोर्जिक रिएक्शन है, एक्सओआरजिक रिएक्शन है। ठीक है, एटकिंस के अंदर लिखा हुआ बहुत अच्छे से, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी इस केस में। और इन जनरल आप उल्टा याद करते हैं इसको हम सभी, एनर्जी रिलीज। और नेगेटिव का क्या मतलब है, एंडोर्जिक रिएक्शन है। क्या उनसे है, एंडोर्जिक रिएक्शन, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस केस में। बस ये याद कर लेना, काफी बार स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट अपना टॉपिक रहेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सा टॉपिक रहेगा अपना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसको याद करो भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी एटकिंस के अंदर लिखा हुआ किताब के अंदर। आजकल पुराना बेसिक वाला सिस्टम गया एग्जाम्स के अंदर से। ठीक है, काफ़ी हाई लेवल के ऊपर जा रहा है एग्जाम, धीरे धीरे हर बार कुछ ना कुछ एडिशन ही करते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट के टॉपिक मैंने करवाए हैं, क्यू वैल्यूज हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये अप वाले टॉपिक्स में आते हैं। ठीक है, हम कैसे करेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस ना है, माइनस क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू आपको निकालोगे या फिर गिवन होगी, माइनस क्यू वैल्यू, इधर आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, कंफ्यूजन आया, माइनस का क्यू वैल्यू, फिर यहाँ से ब्रैकेट शुरू करो बड़ी वाली, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप देखोगे कि क्यू वैल्यू किसके इक्वल था, सॉरी बीच में वो डिवाइड बाई कैपिटल एम था। ठीक है, अब स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। स्मॉल एम को बोल देते हैं यहाँ पर मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ टारगेट, ये है कैपिटल एम है इधर। ठीक है, मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक आपकी बेथे नोटेशन होती है, क्या होती है, बेथे नोटेशन। ठीक है, बेथे नोटेशन के अंदर हम किसी भी रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, अब आपका कोई भी ये न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्टाइल कोई बम्बार्डमेंट करवाई है, और ये आपका इजेक्टाइल है, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ऐसे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बेथे नोटेशन से आप डिनोट कर देते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके एटकिंस के अंदर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या है, स्पेशली मेंशन करता हूं मैं, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, यानी कि ये जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी बताता है भी कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या कितनी होगी। ठीक है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन टेल्स अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और सिग्मा को हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। याद ही करने की होती हैं चीजें भाई, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। और ये हम लिखेंगे पाई, ठीक है। ए आपका मास नंबर है, ए की पावर 1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.4 इंटू 10⁻⁻13 ब्रैकेट बंद, और इसका हम स्क्वायर करते हैं, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इससे आपका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला ये है, आप याद ही कर लेना, ठीक है। ये आपका एग्जाम के अंदर आ जाता है। और जो स्पेशली मैंने लास्ट में आपको टॉपिक करवाए है ना, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन करवाया था, सोलर एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला याद करवाया है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के अंदर आजकल इधर से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा जो मैं करवा रहा हूँ। अगेन थैंक यू।